हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जहाँ पर हम मिक्सचर्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और एलिमेंट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हमें बात करनी है कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होते हैं ये हम आज समझेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ लिया था हमने, काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। बात करते हैं कंपाउंड की। Why cannot we separate hydrogen and oxygen present in the water by physical means? यानी किसी भी फिजिकल मीन्स या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमें पता है कि ये जो H2O बना है, ये बना कैसे है? H2 प्लस O2 से मिल करके, 4 हाइड्रोजन, ठीक, H2 और O2 से मिलकर के बना है। अब आप कहेंगे कर तो पा रहे हैं सेपरेट, लेकिन किसी फिजिकल टेक्निक से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। इन वाटर द पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सो टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर दैट इज जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम अपार्ट यूजिंग फिजिकल मेथड। यहाँ पर या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वाटर में इतने टाइटली अटैच्ड होते हैं कि किसी भी फिजिकल मीन से इन्हें सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई वाटर इज द कंपाउंड, इसीलिए वाटर को कंपाउंड कहा जाता है। यानी कि कंपाउंड क्या होते हैं? जिन्हें हम किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें हम कंपाउंड बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम कहें कि कंपाउंड और क्या होते हैं, कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो दो चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। सबसे पहला कि जो कंपाउंड है उन्हें फिजिकल मीन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसी फिजिकल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि ये किससे मिलकर के बनते हैं? एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू। और कैसे बनते हैं? जब ये एलिमेंट जो है फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। रेशियो क्या है यहाँ पे? 2:1। क्या है? 2:1। ठीक है, 2H2 और एक O2। 2:1 के रेशियो में जब ये क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे ये एलिमेंट, तो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जो बिल्कुल ही नया होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, जो कि है वाटर। अगर आप ध्यान से देखो, H2 और O2 की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हैं और वाटर की बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम H2 की बात करें तो ये पॉप साउंड से बर्न होता है। जैसे थोड़ा हम हीट दे दें तो बर्न होने लग जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हीट में सपोर्ट करती है ना, हीट को आगे बढ़ाती है, कंबशन में हेल्प करती है। लेकिन वाटर की अगर हम बात करें तो आग बुझा देता है। बुझा देता है, बिल्कुल। ना ही पानी में आग लगती है और ये आग बुझाने का काम भी करता है। यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट अलग प्रॉपर्टीज हैं, या हम कहें ये बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस है। तो पानी बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फिक्स्ड रेशियो में जब एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड को किसी भी फिजिकल मीन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो 3-4 पॉइंट ये हैं, इतना आपको याद रखना है। The properties of compound are different from those of element forming the compound। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होंगी वाटर की, यानी कि जो कंपाउंड बन रहा है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इन्हें किसी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रॉम द एक्टिविटी 8.3 वी फाइंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, hydrogen and oxygen, combine chemically in a fixed ratio. The ratio of the number of atom of hydrogen oxygen in water has been found to be 2:1। तो सिंपल वही बातें जो हमने पढ़ी बार बार रिपीट हो रही हैं कि इसे फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये एलिमेंट से मिलकर के बनता है। कैसे? एलिमेंट जब फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। अगर इसके पर्टिकुलर इसके रेशियो की बात करें तो 2:1 में जब एलिमेंट कंबाइन करेंगे तब जाकर के वाटर बनेगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, या इसकी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, तो ये समझने वाली बात यहाँ पर थी। इतना आपको नोट कर लेना है, इसे आप देख लीजिए।
आप ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं कि कंपाउंड किसे कहा जाता है, फिक्स्ड रेशियो में क्या करते हैं, इन्हें यूज करते हैं, फिक्स्ड रेशियो में जो है ये एलिमेंट कंबाइन करते हैं। इन्हें फिजिकल मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एलिमेंट और कंपाउंड, जो जो सॉल्ट है या शुगर है, क्या वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इसे फाइंड करते हैं। सोडियम अ सॉफ्ट मेटल एंड क्लोरीन अ हजार्डियस गैस। तो सोडियम तो एक मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, इजीली नाइफ से काट सकते हैं। और क्लोरीन क्या है, एक गैस है। combine to form a harmless yet taste enhancing substance that is essential for our life। तो ये जो सोडियम है, जो मेटल है, सोडियम मेटल, और क्लोरीन जो एक बहुत ज्यादा हजार्डियस गैस है, बहुत ज्यादा हार्मफुल। ठीक है, तो ये जो हजार्डियस गैस है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों मिल करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर बच्चों हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एक मेटल है, सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये अगर हम इसे खुली हवा में छोड़ दें तो ये क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर हम इसे पानी में डाल दें तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। इतना रिएक्ट करता है, इतना विगोरसली ये रिएक्ट करता है कि आग भी लग जाती है। तो इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव मेटल ही होता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है एयर के साथ या वाटर के साथ। इसीलिए इसे जो कैरोसिन होता है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, तो कैरोसिन में इसे रखा जाता है स्टोर करके। ठीक है, ऐसे ओपनली इसे स्टोर नहीं कर सकते, जैसे हम कोई लोहा है ना, उसको जब हम स्टोर करते हैं तो ऐसे ही रख लेते हैं कहीं पर भी, लेकिन सोडियम को ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये उसके बाद रिएक्ट करेगा तो बर्न होगा, है ना, जलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसे पानी में भी डालते हैं तो पानी के साथ भी ये बहुत विगोरसली रिएक्ट करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जिससे कि आग भी लग जाती है कई बार। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोड ये करते हैं, एक्सप्लोजिव ये होता है, हम ये कह सकते हैं। क्लियर है। और क्लोरीन बहुत ज्यादा हजार्डियस गैस है। तो आप देख रहे हो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बने, तो दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अब आप सोचेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करने के बाद तो बहुत कुछ डेंजरस सा कंपाउंड बनना चाहिए था, है ना, यही आप सोचो, क्योंकि सोडियम इतना रिएक्टिव है, क्लोरीन इतनी हजार्डियस गैस है, तो दोनों जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बहुत डेंजरस जो है सब्सटेंस बनना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने घरों में हर समय, वो है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। इसे मिलकर के क्या बनता है, नमक बन रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इतनी हजार्डियस चीजें, इतनी डेंजरस चीजें, और इनसे मिलकर के केवल सॉल्ट बन रहा है। तो ये सॉल्ट क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड कैसे बन रहा है, ये सोडियम और क्लोराइड दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बन रहा है। ये जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग थी, किससे, इस सॉल्ट से। यानी कि जो कंपाउंड बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट से काफी अलग होती है। अभी सोडियम और क्लोरीन को हम किसी फिजिकल मेथड से ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, नमक को ऐसे सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी फिजिकल मेथड से। ऐसा नहीं है कि सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता। अब आप समझ गए हैं। चलिए, दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द रेशियो 1:1, है ना, कितना, 1:1। कि रेशियो आपको कैसे पता चलेंगे, जैसे जैसे आप रिएक्शंस देखेंगे रेशियो तो आप अपने आप लगा लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1। यहाँ पर क्या, 1 सोडियम है, 1 क्लोरीन है, तो 1:1। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो आप रिएक्शन दी हुई है तो वहां देख करके बता सकते हैं। चलिए, we learn that dissolved sodium chloride, that is common salt, may be separated from water by the physical process of evaporation। अब हमें ये तो पता है कि इस नमक को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो ये पानी में घुल जाता है, फिर इसे इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इवेपोरेशन से हम सोडियम और क्लोरीन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, केवल नमक को अलग कर रहे हैं पानी से। नमक और पानी क्या, एक मिक्सचर है, वो कोई कंपाउंड नहीं है, क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर को हम कर सकते हैं फिजिकल मेथड से सेपरेट, लेकिन
कंपाउंड को नहीं कर सकते। चलिए आगे, इट इज पॉसिबल टू सोडियम टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से? तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलो इतना समझ में आया। अब ये आपको देख लेना है, नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपाउंड के बारे में काफी चीजें आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Put a teaspoon of sugar in a boiling tube. Heat it gently as shown in figure 8.12. तो क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब में शुगर ले लेना है और उसको हीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हीट करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया ये हमें देखना है। एज यू हीट द शुगर इट टर्न्स ब्राउन, लेटर इट बिगिंस टू चार, दैट इज इट टर्न्स ब्लैकिश। आप क्या देखोगे कि पहले जो है शुगर जब हीट होगी धीरे धीरे वो ब्राउन होगी, ब्राउन होने के बाद धीरे धीरे ये काली होने लगेगी, यानी कि ब्लैकिश हो जाएगी। You will find small droplets of water inside the boiling tube near its open end. तो आप इसके ओपन एंड में क्या देखोगे, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? वॉज इट इन द ड्राई शुगर? क्या ये ड्राई शुगर में थी? और डिड इट केम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर? या ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से आई है ना, दो तरीके से आ सकती है, या तो ये शुगर से आई है या तो ये कंडेंस हुई है, कंडेंसेशन से हुई है। ठीक है, एयर से आई है। सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब द वाटर मस्ट हैव केम फ्रॉम द ड्राई शुगर। तो जैसे कि हम जानते हैं हम ट्यूब को हीट कर रहे हैं तो वाटर जो है जरूर शुगर से आया होगा एंड नॉट फ्रॉम द एयर, एयर से नहीं आया होगा। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? तो क्या आप अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब क्या बचा इसमें? ठीक है, चलिए तो चारकोल यानी कि कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। यू कैन स्कूप इट आउट इन अ वॉच ग्लास एंड एक्सप्लोर इफ इट बर्न्स लाइक कोल। आप क्या कर लेंगे, इसको वॉच ग्लास में निकाल लेंगे, आपको कैसा दिखेगा? चारकोल की तरह दिखेगा, मतलब कार्बन है पूरा। ठीक है, शुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर। तो शुगर जो है वो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है कार्बन और वाटर में। ठीक है, एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हेंस शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि इससे क्या निकला, कार्बन और वाटर। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसीलिए हम शुगर को क्या बोल रहे हैं, एक जो है एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं। इट मे बी स्टेटेड दैट शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि शुगर क्या है, कोई एलिमेंट तो नहीं है लेकिन कोई केमिकल कंपाउंड है जिसमें क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं शुगर का फॉर्मूला C6H12O6। क्लियर है? चलिए तो ये थी एक एक्टिविटी, सिंपल सी एक्टिविटी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, बस ये बताया गया है कि जो शुगर है या सॉल्ट है, जैसे हमने सॉल्ट की बात की तो सॉल्ट एक कंपाउंड है। ठीक है, हमसे आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन शुगर एक कंपाउंड है। कैसे, हम देख रहे थे कि सोडियम और क्लोरीन जो बिल्कुल ही अपोजिट है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, उनसे मिल करके बना हुआ है ना। सोडियम तो मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, गैस है। ठीक है, तो उनसे मिल करके क्या बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फिर हमने बात की शुगर की, शुगर को हमने हीट किया, देखा कुछ वाटर निकला, पहले ब्राउन हुआ फिर ब्लैकिश हो गया। तो ब्लैकिश कंपाउंड क्या था, ये जो ब्लैकिश था ये क्या था, कार्बन था। ठीक है, और जो वाटर था उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शुगर है ये कोई एलिमेंट तो नहीं है, क्या है, एक केमिकल कंपाउंड ही है जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए तो एक और एक्टिविटी यहाँ पर है, दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। इट मे बी परफॉर्म्ड इन अ फ्यूम वुड और अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, डू नॉट इनहेल द गैसेस। तो यहाँ पर
कुछ प्रिकॉशंस लिखे गए हैं पहले ही कि ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये टीचर के सुपरविजन में ही किया जाएगा, और यहाँ से कुछ गैसेस निकलेंगे जो गैसेस आपको इनहेल नहीं करनी है, तो आपको ये एक वेल वेंटिलेटेड जगह पर करना है जहाँ से गैस जो है वो इजीली बाहर जा सके। ठीक, चलिए तो आपको क्या करना है, 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग कहा जाता है लोहे का जो बुरादा होता है वो लेना है, और 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर, और सल्फर पाउडर लेना है एक वॉच ग्लास में। अब इन दोनों को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, कलर आप देख सकते हो दोनों का कितना डिफरेंट है। ठीक है, चलिए मिक्स देम थॉरली इन अ वॉच ग्लास, लेबल दिस मिक्सचर एज सैंपल ए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिक्स कर लेना है और नाम लिख देना है सैंपल ए। ठीक है, क्या मिक्स किया है, सल्फर और आयरन फिलिंग। ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब आप इसको केयरफुली देख लीजिए। इज दिस अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, देख करके क्या लग रहा है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, देख करके पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म है। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज सेपरेट सब्सटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर आयरन और सल्फर को सेपरेटली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या बोला हमने, नॉन यूनिफॉर्म कहा। Take half of sample A in a china dish and gently heat it with continuous stirring until a black mass is formed. अब इसको क्या कर लेना है, इसी सैंपल ए को हमें एक चाइना डिश में ले लेना है, हीट कर लेना है बर्नर, ट्राइपॉड और वायर गॉस की मदद से, जब तक कि ये ब्लैक ना हो जाए। ठीक है, ब्लैक मास ना फॉर्म हो। लेट द कंटेंट ऑफ द डिश, चाइना डिश कूल। अब जो है जब हम इसे हीट कर लेंगे उसके बाद इस कंटेंट को कूल होने के लिए छोड़ देंगे। Place this black mass in a mortar and grind it with the help of a pestle. अब इसको जो है एक mortar में डाल देंगे और pestle की मदद से क्या कर लेंगे, इसको grind कर लेंगे। mortar और pestle आप जानते हैं इस तरीके से पीसने के लिए यूज किया जाता है ना, हमारी केमिस्ट्री लैब में प्रेजेंट होता है, तो उसको pestle से grind किया जाता है। तो pestle से हम grind कर लेंगे जो भी हमारा ये black mass फॉर्म हुआ था। Now put it on another watch glass and label it as sample B. अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रख लेना है और इसको मार्क कर लेना है एज अ सैंपल B. Now you have two samples. अब आपके पास दो सैंपल, एक है सैंपल ए और एक है सैंपल बी। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए और जो भी आपको लगता है, आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें रिकॉर्ड कीजिए। तो चलिए, तो ये आपने किया। अब सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि दोनों को देख करके क्या लग रहा है, यहाँ पर तो देख करके क्या लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है। ये क्या है, बिल्कुल ग्राइंडेड है सारे पार्टिकल्स, पूरा ब्लैक ही लग रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है। चलिए, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैंपल ए एंड बी लाइक कलर एंड टेक्सचर। सबसे पहले अपीयरेंस आपको टेस्ट करनी है, देन मैग्नेट टेस्ट, मैग्नेट लेना है और इस सैंपल के ऊपर मूव करना है एक एक करके। तो आप क्या देखोगे, सैंपल ए से तो जो आयरन फिलिंग थी वो जा करके चिपक जाएंगी मैग्नेट पर। अच्छा, ये टेक्निक यूज की जाती है सेपरेशन के लिए भी। अगर आयरन फिलिंग और सल्फर के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है तो हम मैग्नेट यूज करते हैं। मैग्नेट इसके ऊपर लेकर के जाएंगे तो सारी आयरन फिलिंग जो है मैग्नेट पर चिपक जाएंगे, सल्फर अलग हो जाएगा, मैग्नेट अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयरन फिलिंग अलग हो जाएगी। दूसरे के ऊपर अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसमें कोई भी मैग्नेट पर जो है कुछ भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है गैस टेस्ट। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सैंपल ए ले लेना है, दोनों सैंपल ले लेने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेनी है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, जेंटली स्मेल द इवॉल्व्ड गैस बाय वेफ्टिंग इट टूवर्ड्स योर नोज। तो अपनी नोज की पास लेकर के इस तरीके से आपको स्मेल करनी है, तो ये हो जाएगा गैस टेस्ट। तो तीन टेस्ट थे यहाँ पे, एक अपीयरेंस, एक मैग्नेट और एक गैस। ठीक है, तीन टेस्ट आपको करने हैं। इवॉल्व गैस बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर और लाइटर कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास क्या लेकर के आना है, एक कोई जलती हुई कैंडल लेके आनी है। तो सैंपल ए में क्या दिख रहा है, सैंपल ए में क्या दिख रहा है कि पॉप साउंड से बर्न हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन गैस होगी। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ये है आपका होमवर्क। अब एक बार पहले आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आपको करके आना है। नहीं समझ में आता है तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आने वाले अगले सेशन में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।